उससे करीब बस वही है। मुस्तफ़ा कहाँ है? चादर भी बिछा लेते हैं कहीं जाके कुछ खिलाने के लिए। सीढ़ी के किले के नाम से आप जानते हैं, तो उन्होंने नए शहर में पानी जो है उसकी कमी ना हो उसके लिए उन्होंने एक रिजर्वायर बनवाया। और ये जो रिजर्वायर है ये तकरीबन 70 एकड़ में फैली हुई। ये जब सिमट के बहुत छोटी हो गई। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये इसके बीचों बीच में होता है। ये वाला स्ट्रक्चर तैमूर जो है, अमीर तैमूर, जब वो यहाँ आया उसने जब यहाँ खेमे लगाए तो ये कहा जाता है कि उसने ये बात लिखी कि अगर मैं इस झील के एक किनारे से तीर चलाऊं तो दूसरे किनारे तक तीर नहीं पहुंच पाता। ये इतनी बड़ी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है, जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर एक दूसरी हुकूमत आई जिसे आप तुगलक ज़माना कहते हैं। तो जब फिरोज को इसे अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में तो हौज़े अलाई कहा जाता था, और जब फिरोज शाह तुगलक जो है, जब उन्होंने इसको रिस्टोर किया वापस, खेती रुकवाई और कुएं भरवा दी, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो हौज़े खास कर दिया। तो 1398 में जो है ये कहा जाता है कि तैमूर जो है वो दिल्ली आए थे और उन्होंने दिल्ली को जो है पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया। अभी जो अमीर तैमूर है ये जो शख्सियत होती है तो हर जगह तूफान लाकर खड़ा कर देती है। उनमें नादिर शाह भी हैं और तैमूर भी शामिल हैं। ये तैमूर बता देना, कहा जाता है बचपन में जब इनको एक मदरसे में दाखिल इनका किया गया पढ़ाई करने के लिए, तो एक लड़का था जैसे सीनियर था, उसने तैमूर को जो है कुछ तो कह दिया था। ये कहा जाता है कि तैमूर ने उसको कत्ल कर दिया, और ये पहला कत्ल था जो तैमूर के हाथों का। तैमूर ने जितने भी कत्ल किए उसके पास सिर्फ एक ही लाइन थी, वो ये कहता था कि मैं ज़मीन पर खुदा का भेजा हुआ गुस्सा हूं, मैं खुदा का कहर।
तो अमीर तैमूर जो है जब वो थोड़े बड़े हुए तो बुखारा एक जगह है, बुखारा के जो अमीर थे उनके यहाँ जो है वो नौकरी करने लग गए। तो ये कहा जाता है कि उनके यहाँ जब वो पहुँचे तो दरबार में जो है एक भेड़ चलाने वाला आया, उसकी फरियाद ली। उसने कहा कि मेरी भेड़ें जो है फला जो कबीला है वो लोग उठाकर ले गए। अब जो अमीर थे उसने कहा कि भाई ऐसा है तुम मुझसे पैसे ले लो, उनसे तो कबीले वालों से तो हम लड़ नहीं सकते जाके, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा कबीला है और बड़ा मुश्किल है उनसे लड़ना। तो जो तैमूर था उसने कहा कि आप मुझे एक मौका दे दो और मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। तो तैमूर ने क्या किया, अपने कुछ सिपाहियों को लेकर गया और लेकर जो है वो उसकी पहली नौकरी थी तैमूर, वहाँ लेकर गया और उस कबीले से जैसे ही उस कबीले का सरदार बाहर निकला उसको और उसके लड़के को जो है उसने पकड़ के वो जंगल में ले गया। और जंगल में ले जाने के बाद जो है उसने उस कबीले के सरदार को तो छोड़ दिया, उसके लड़के के गर्दन पर जो है उसने कटार रखी और उससे जो है पैसे मांगे कि आपने जो भेड़ें जो हमारी चुराई उसकी एवज में जो है आप पैसे दीजिए। अब वो जो है वो जो जिसके बेटे के मतलब वो गर्दन पर रखा था और उसका दिल पसीज गया, उसने जो है वो पैसा दिया, 2 गुनी भेड़ें दी। तो जो बुखारा का जो अमीर था वो बड़ा खुश हुआ इस बात पर। उसने भेड़ें तो ले ली तो उसने उस कबीले के सरदार को भी कत्ल कर दिया और उसके लड़के को भी कत्ल कर दिया कि आगे जाकर जो है ये लोग बदला ना लेने लगे। अब इसको जो है फौज में एक बड़ी नौकरी दे दी। अब उस फौज का जो सेनापति था वो बड़ा आलसी था, बड़ा अहमक था। तो जब भी जो है ये वहाँ जाता था उसके पीछे मशक करने के लिए, जब भी ये लोग सुबह परेड वगैरह किया करते थे, तो ये खुद अपने सेनापति को समझाता था कि आप जो है इस तरीके से ना कराएं, आप इस तरीके से कराएं। तो उसने जो है एकदम गुस्से में उसको डांट कर अलग कर दिया, उसने उसको भी मार डाला। जब उसको मार डाला तो फौज जो है इसके पास आ गई। जो अमीर थे बुखारा के, उनके कोई औलाद नहीं थी, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने तैमूर को जो है अपनी सल्तनत दी। अब इसके पीछे पूरा एक वाकया है। बेसिकली मुझे दिल्ली की बातें करनी थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो तैमूर है उसने अपना सफ़र तय किया कि वो अमीर तैमूर था। अब जब अमीर तैमूर हो गया वो, तो उसकी नज़र जो है वो हर उस जगह थी जिसे वो पाना चाहता था, हर जगह को लूट कर जो है वो समरकंद को बनाना चाहता था। उसने दिल्ली की तरफ रुख किया और जब दिल्ली की तरफ रुख किया तो खैबर के रास्ते वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और वहाँ के एक लोकल जो कबायली इलाका था वहाँ के सरदार से मिला। तो उसके सरदार ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम दिल्ली को जीतने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर तुम दिल्ली में दाखिल होगे तो तुम महामारी की चपेट में आ जाओ। तैमूर ने जो है इस बात को नहीं समझा और वो आगे बढ़ता रहा। वो मेरठ के किले के पास पहुंचा और वहाँ का जो किलेदार था उसको मार डाला। उसको मार डालने के बाद जो है वो किला अपने कब्जे में ले लिया। मेरठ से जो है उसने अपने लौंडे को भेज दिया लोनी कि तुम वहाँ का किला जो है कब्जे में ले लो। अब वो आया यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए, यहाँ उसने लगाया खेमा। खेमा लगाने के बाद जो है यहाँ दीवार बनी हुई इस तरीके से, और जो शहर था वो दीवार के अंदर था। अब इसने जो है जो छावनी लगाई वो दीवार के एकदम नज़दीक लगा दी। अब जैसे ही ये तैमूर दिल्ली पहुंचने वाला था तो दिल्ली में सन्नाटा पसर गया। सभी ये जानते थे कि तूफान जो है ये सब कुछ खत्म करके जाएगा। तो जो दिल्ली के दरवाजे थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। ये वाकया है 1398 का। तो जब इसने छावनी लगाई तो इतने में ही देखता है कि ऊपर 2 सिपाही खड़े हुए हैं और दोनों की जो है जो मूछें हैं वो कान तक आती हैं। और फिर ये जिक्र करता है क्या मूछों का इतना बड़ा होना असल मर्दानगी का सबूत है। इतने में उन 2 सिपाहियों में से एक सिपाही जो है वो तीर चलाता है। सबसे पहले उसी ने नाक कटवाई थी। तुम वहां तक तीर नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें क्या जरूरत थी तीर चलाने की। उसने तीर चलाया, वो तीर आगे आके गिर गया। तैमूर हंसने लग गया और मुझे लगता है कि यही एक मोड़ था जब तैमूर समझ गया कि मैं दिल्ली को जीत सकता।
तैमूर ने जो है अपने एक सिपाही से तीर कमान लिया और वो तैमूर इस बात को लिखता है, कहता है कि मतलब ये आप बेवकूफ हैं, ये ऊपर से तीर चला रहे हैं, मेरे तक आना चाहिए था, मुझ तक ना आके आगे जाके गए। और फिर उसने तीर कमान लिए, उससे जब उसने चलाया तो ये बताता है कि अगर तीर को पकड़े रहोगे तो सोच हावी हो जाएगी, तीर को कमान पर चढ़ाओ बस छोड़ दो। तो इसने जो है जब तीर चलाया तो पहला तीर जो है उसको लगा और जो बख्तर बंद जो उसने पहना हुआ था, ज़रा बख्तर, उसको भेजता हुआ अंदर चलाया। और वो जो सिपाही जो है वो थोड़ा सा हिला, फिर वापस आकर खड़ा हो गए और वो उसको निकाल कर मुस्कुरा रहा था। इतने में जो है अमीर तैमूर ने एक और तीर निकाला और चलाया, सीधा आग का निशाना लिया, वो नीचे गिर गया। तो जो दूसरा सिपाही था वो डरा, वो पीछे चला। अब तैमूर जो है वो कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। मतलब जहां भी जो है वो किसी भी शहर को, क्षेत्र को जीतने के लिए वो निकलता है तो भैया ऊपर किले पर फौज होती है, ये एकदम सन्नाटा कैसे पसरा हुआ है। अब ये कौन सी बला है जो मुझ पर आना चाहती है। इतने में जो है एक दिल्ली का ब्राह्मण, दिल्ली के बहुत बड़े मंदिर का ब्राह्मण जो है वो किले की प्राचीर पर आकर खड़ा हो जाता है। उसने लाल रंग के वस्त्र पहने होते हैं और वो तैमूर को जो है वो चेतावनी दे रहा है। तो तैमूर क्योंकि उसकी बात नहीं समझ सकता तो उसने दुभाषिये को जो है वो बुलाया, जो भाषा समझ सके और उसको ट्रांसलेट करके बता सके। तो दुभाषिये को जो है वो बुलाया और वो ब्राह्मण जो है वहां से उसको चेता रहा है कि अमीर तैमूर कौन है। और वो कह रहा है कि मैं, मुझे बताओ क्या मसला है। तो वो अमीर तैमूर से कह रहा है कि अगर तुमने ये शहर जीतने की कोशिश की तो तुम 7 साल के भीतर भीतर जो है तुम मर जाओ और तुम्हें कुछ दिन में जो है तुम्हारे बेटे की मौत की खबर आएगी। और अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी 21 साल की होगी, वरना अगर तुमने इसे जीतने की कोशिश की दिल्ली को तो 7 साल जो है 21 साल में कितना हो, 7 साल के भीतर भीतर तुम मर जाओगे। अब तैमूर जिसने ना जाने कितने शहर फतह किए थे, कितने मुल्क फतह किए थे, एक ब्राह्मण की बातों में कहाँ आने वाला था, वो हंसने लगा। अब इसने अपनी छावनी को शहर की दीवार से और करीब कर लिया। अब दीवार के चारों तरफ जो है खंदक खुदी हुई जिसमें पानी भरा हुआ था। अब रात में एकदम से भूकंप आता है। जो अमीर तैमूर है वो अपने खेमे से बाहर निकल कर आता है। वो देखता है कि उसके सिपाहियों में अफरा तफरी मची हुई है। फिर वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण कुछ कहकर गया, क्या ये वो संदेशा तो नहीं। तो अमीर तैमूर समझाता है कि भूचाल, जलजला जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। जिस तरीके से बरसात होती है, जिस तरीके से गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, उसी तरीके से जलजला आता है। अब उन सिपाहियों को जैसे ही वो खामोश करता है, इतने में दिल्ली की प्राचीर के ऊपर से भारी भरकम पत्थर आने लगे। अमीर तैमूर इस बात को लिखता है कि मैंने माथा मेरा ठनक गया कि क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि इतनी सारी जंग लड़ने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया कि छावनी जो है दीवारों से थोड़ी दूर रखनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी जो है उसने वहाँ से अपने सिपाहियों को हटाया और ऊपर से जो है वो पत्थर बरसने बंद नहीं, ऊपर से जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। किसी तरीके से जो है उसने छावनी को दूर कर ली। अब इसके बाद जो है वो अपने सरदारों को बुलाता है और कहता है कि किसी तरीके से हमें अंदर जाना है। तो किसी ने सलाह दी कि खंदक का जो पानी है, जो जमुना से आ रहा है, जमुना से नहर खोद कर जो आ रही है, उसे बंद कर दिया जाए और फिर उसके अंदर जो है खंदक में पत्थर और मिट्टी डाली जाए ताकि जो पानी जो है वो उसको सोख ले। फिर एक सरदार था, तुर्रा खां शायद उसका नाम था, उसने कहा कि भैया ऐसा है कि गड्ढा खोदो और गड्ढे में जो है बारूद लगा दो। तो अमीर तैमूर को जो है ये बात बड़ी पसंद आई। उसने जो है बारूद लगाया और उड़ा दिया उसको। हेलो, उसको ये मालूम था कि जो यहाँ जो सुल्तान है वो उम्र में छोटा है, तुगलक खानदान का, और 2 सरदार हैं जिनका नाम है मकबूल खान और इकबाल खान, जिसे मकबूल खिलजी भी बोला जाता है। ये लोग जो है इस शहर की रक्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो बारूद लगाकर दीवार उड़ाई गई
तो पीछे जो सिपाही थे जो दिल्ली के अंदर थे वो निकल कर आए और उन्होंने जो है तैमूर की फौज को जो है कत्ल करना शुरू कर दी। तो फिर तैमूर को पीछे हटना पड़ा। अब रात हो, तैमूर परेशान कि इतने दिन हो गए और हम अंदर जाने का कोई वसीला नहीं बनता। तो तैमूर ने जो है वो अपने खेमे में गया और कुरान शरीफ मंगवाया। तैमूर की आदत ये थी कि जब भी उसे कुछ समझ नहीं आता था, जिंदगी में रास्ता नहीं मिलता था, वो कुरान खोल के बैठ जाता था, उसकी कोई सूरह कोई आयत पढ़ता था, उससे जो है वो रास्ता निकालता था। तो जब उसने कुरान शरीफ खोला तो उसमें एक आयत थी जो रसूल खुदा प्रॉफेट मोहम्मद पर उतरी थी जब वो मक्का फतह करने के लिए निकले थे। उसके तन बदन में जैसे एकदम से बिजली कौन थी। उसे लगा कि ये शहर तो मेरा है, मैं इसे जीत जाऊंगा। उसने कुरान शरीफ तो एक तरफ रखा, वो बाहर निकल कर आया। उसने देखा, तारों को देखकर उसे एहसास हुआ कि 1 घंटे के बाद जो है सुबह हो जाएगी। उसने फौरन जो है अपने सिपाहियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनसे कहा कि तैयारी करो, सुबह होते ही हम लोग हमला करेंगे। इतने में एक सिपाही जो है वो आया उसके पास। उसने कहा कि दक्षिण दरवाजे से जो है दिल्ली की शाही फौज निकल आई है, साथ में हाथी हैं उनके पास। जो अमीर तैमूर था उसके हवास जाते रहे, उसने फौरन जो है हमले का हुक्म दिया। ये कहा जाता है कि अमीर तैमूर ने आग का सहारा लिया हाथियों को पीछे हटाने के लिए। यही सहारा जो है बादशाह बाबर ने लिया था पानीपत की पहली जंग में, तोपें चलाई हाथियों को पीछे खदेड़ने के लिए। तो उसने जब सिपाहियों से कहा कि आग दिखाओ उन्हें और मशाल जलाने शुरू करो, तो जैसे ही तैमूर जो है अपने ज़रह बख्तर पहन कर और घोड़े पर सवार होकर जैसे ही जंग मैदान में आया, वो देखता क्या है कि इतनी सारी मशालें यहाँ जल रही हैं कि रात जो है वो दिन हो गई। उसने फौरन जो है तुर्रा खान को बुलाया, उससे कहा कि मुझे सिर्फ 500 सिपाही चाहिए इस वक्त और मैं शहर में दाखिल होने जा रहा हूँ। 500 सिपाहियों को बुलाया। उन सिपाहियों के बारे में पता है वो क्या कहता है? उन सिपाहियों के बारे में कहता है कि उनके जो हाथ हैं वो इतने ज़्यादा खुरदरे हैं और इतने ज़्यादा सख्त हैं कि अगर वो किसी की खाल पर अगर उसको रख दिया जाए इंसान के, वो खींच ले तो वहाँ निशान बन जाए। ये लोग बड़े मासूम होते। उन 500 सिपाहियों को लेकर जो है वो दिल्ली के गढ़ में दाखिल होना चाहता था और उन्हें उसने बता दिया था कि या तो हम अंदर जाएंगे या वापस नहीं आएंगे। चल ऐसे ही जीती जाती है। आप मौत को जो है मान कर चलते हो कि मौत आ ही जाएगी। मौत आपके पीछे। सब दुनिया में सबसे करीब क्या है? दुनिया में सबसे करीब दुआ भी नहीं है। दुनिया में सबसे करीब है मौत, वो हमारे साथ चलती है। तो इन 500 सिपाहियों को लेकर दिल्ली के दक्षिणी दरवाजे की तरफ ये बढ़ा और ये कहा जाता है कि इतना खून खराबा हुआ है कि इसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में इसके कुल्हाड़ा है और ज़रह बख्तर पर सिर्फ खनकों की और ठन ठन की आवाज़ें आ रही हैं। ये मारता काटता मारता काटता मारता काटता हुआ दरवाजे से अंदर आ जाता है और जब ये अंदर आता है तो अंदर मशालें जल रही हैं। अब जहाँ ये खड़ा होता है घोड़े पर तो ये देखता है कि इसकी कलाई से खून बह रहा है, इसकी दूसरी कलाई से खून बह रहा है और फिर उसके बाद ये जो है अपने ऊपर नजर डालता है। क्योंकि अपने ऊपर नजर डालता है तो देखता है कि खून में पूरी तरीके से खून में डूबा होता है और जैसे ही कुछ लम्हे वहाँ खड़े होने के बाद ये इंतजार करता है इसके बाकी सिपाही भी आ जाते हैं, वो भी खून में नहाए होते हैं। अब इस मंजर को तसव्वुर करें, इंसानी खून में नहाना। और फिर यह गौर करता है कि इसकी कलाई पर जख्म, इसके बदन पर जख्मों के निशान हैं, ये गिरने वाला है घोड़े से। और इतने में तुर्रा खान आते हैं और जैसे ये घोड़े से गिरने वाला होता है इसको पकड़ लिया जाता है और दिल्ली शहर के अंदर ही इसको एक हकीम जी के यहाँ ले जाते हैं और वहाँ जब ले जाते हैं तो ये बेहोश हो जाता है। अगले दिन इसको होश आता है। जब इसको होश आता है तो ये बयां करता है अपनी डायरी में कि मुझे सिर्फ लहू की खुशबू आ रही है और मुझे सिर्फ धुआं नजर आ रहा है।
जब ये उठता है तो तैमूर की जो फौज वो दिल्ली में दाखिल हो चुकी, वो शहर को उसके घुटनों पर ले आई और तैमूर का हुक्म है कि जहाँ जो नौजवान मिले उसे उठा लो, उसे गुलाम बना लो। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे तैमूर को होश आता है, ये कहा जाता है कि उसके हकीम जो है वो उसके लिए मलाई लेकर आते हैं, क्योंकि मलाई को खून बहुत ज़्यादा बह गया था। तो हकीमों का कहना ये था कि उसे मलाई खानी चाहिए। तो उसका खादिम जो मलाई लेकर आया, वो मलाई देते देते उसे उल्टी होने लगी। तो पता चला कि इसके साथ के आए हुए जो लोग थे वो धीरे धीरे उन्हें हैदे के शिकार में वो शिकार हुए हैं हैदे के। तो उसे वो बात याद आई कि किस तरीके से जब मैं हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था तो मुझे ये चेताया गया था कि अगर मैं दिल्ली को फतह करने की कोशिश करूँगा तो महामारी का सामना करना पड़ेगा। और अभी एक खबर और आनी थी। इतने में एक खादिम आया, उसने ये खबर दी कि उनका बेटा जो लोनी का किला जीतने के लिए गया हुआ, उसने किला तो जीत लिया पर वो वहाँ फौत हो गई। इसने उस खादिम से पूछना चाहा कि तू बता कि मेरा शहजादा किस तरीके से जो है शहीद हुआ। तो ये जो खादिम था जो ये खबर लेकर आया था, उसने मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर वो शहजादा ऐसा था जिसने मौत को गले लगा लिया, वो डरा नहीं। तैमूर ने जो है उसे वहीं खामोश कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे बस इतना ही जानना। इसलिए कहते हैं कि तैमूर की नस्ल के ही मुगल थे, और जब बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के सर पेश किए गए तो बहादुर शाह जफर जो थे उनके फख्र से जो है सर उठाकर कहा कि तैमूरी खानदान के सामने, तैमूरी बाप के सामने जो है उनके बेटे इसी तरीके से सुरखरू होकर आते हैं, मतलब इसी तरीके से विजयी होकर और शहादत का जाम पीकर आते हैं। कुछ दिन और वो यहाँ रहा और फिर उसके बाद जो है वो अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला गया। ये कहा जाता है कि तैमूर जो है वो तकरीबन 2000 खच्चरों पर, गधों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर, ऊँटों पर वो इतनी दौलत लेकर गया है, इतने हीरा, माणिक, याकूत, ना जाने ऐसे अनगिनत मशहूर और अमूल्य बहुमूल्य इस तरीके से नग लेकर गया है कि जब वो मध्य एशिया लेकर उन्हें वहाँ पहुँचा तो उनकी कीमत जो है वो कम हो, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी। और जो ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया था कि अगर तुम दिल्ली को जीतने की कोशिश करोगे तो तुम 7 साल के भीतर भीतर मर जाओगे। तो ये हमला हुआ है दिल्ली के ऊपर 1398, और आप फिर गूगल करके देखें कि तैमूर का इंतजार करो, तैमूर का इंतजार ठीक 7 साल का, वो भी जंगे मैदान में नहीं, वो भी बीमारी थी। तैमूर तो यहाँ से चला गया, पर उसके जाने के बाद जो है दिल्ली एक ढेर रह गई, सिर्फ पत्थरों का ढेर, और ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई कूचा नहीं था, ऐसा कोई मोहल्ला कटरा नहीं था जहाँ से आहों की, सिसकियों की आवाज़ें ना आती। 1414 तक दिल्ली के तख्त पर कोई नहीं। आप तसव्वुर करें इस चीज़ को कि दिल्ली के तख्त के लिए कितना खून खराबा हुआ, कितनी तलवारों ने जो है वो खून किया, पर 16 सालों तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी वो दिल्ली के तख्त पर आकर ये ऐलान कर दे कि मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। और फिर उसके बाद जो है 1414 के बाद जो सैयद लोग आए जिन्होंने यहाँ हुकूमत करनी शुरू की, और फिर उसके बाद लोधी आए, और फिर उसके बाद मुगल। इन लोगों ने भी दिल्ली पर हुकूमत नहीं की। जब लोधी यहाँ आए तो सिकंदरा चले आगरा के बाद, और जब मुगल यहाँ आए तो कुछ वक्त तक जो है उन्होंने दीन पनाह में हुकूमत की। जब बादशाह अकबर तख्त पर बैठे तो वो भी जो है अपनी राजधानी यहाँ आगरा ली चले। तो ये दिल्ली है जो एक बुज़ुर्ग है, ख़ासतौर पर एक बुज़ुर्ग औरत, क्योंकि औरत को जो है खुदा ने सब्र दिया, और ये एक बुज़ुर्ग औरत है जो सिर्फ बताती है कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, सब्र रखो, ये वक्त जो है वो गुजर जाए। तो बहरहाल इसको यहीं पे ख़त्म कर, क्योंकि वक्त 1 बजे से जब ऊपर हो गया तो मुझे लगा इसको बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़
तैमूर के उस टाइम यहाँ पे बादशाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नहीं, फिरोज शाह तुगलक का तो इंतकाल 1388 में हो गया था। उसी के पोते यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, शायद नुसरत शाह थे। सम वीक। हाँ हाँ, कोई बहुत नौजवान छोटा एक लड़का जो है वो हुकूमत कर रहा था। मतलब आप ये सोचिए कि अगर तैमूर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में आता, या मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आता, या गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में आता, या अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में आता, तो क्या जिंदा जाता? वो नहीं जाता, उसका सर टंगा होता दिल्ली के किसी प्राचीर पर, किसी दीवार। वो भी शायद 2 बार सोचता। हाँ, वो भी 2 बार सोचता। बिल्कुल सोचता। मतलब मैं जब कई बार ये पढ़ता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी, मतलब जहाँ दुनिया मंगोलों से खौफ खाती थी, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोलों पे नकेल कसी और इतना ज़्यादा मंगोलों में खौफ पैदा कर दिया कि जो भी मंगोल मिलते थे उनकी खाल में भूसा भरवा के उन्हें गधे पर बिठाकर दिल्ली सल्तनत की सरहदों पर जो है वो टहलाया जाता था, उन्हें ललकारा जाता था, उन्हें दिखाया जाता कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा भी यही हाथ है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिस तरीके से उसे पद्मावती मूवी में दिखाया गया है, एक जल्लाद के तौर पर, एक रक्त पिपासू के तौर पर उसे जो दिखाया गया है, अगर असल में आप अगर अलाउद्दीन खिलजी को जाने जिन्होंने ये रिजर्वायर बनवाई थी, तो आप ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने हिंदुस्तान को बचाया। अगर वो नहीं होते तो मंगोल जो है पूरा का पूरा उत्तर भारत रौंद डालते, दिल्ली बचती ही नहीं। हाँ, बाहर आओ। सेंट्रल एशिया से आए ना, वो जो सेंट्रल एशिया के घोड़े होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो अगर वो एक पार्सल से आए यहाँ तक अरावली पॉइंट, तो जो घोड़ा डाउन स्लोप जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, पर भी रुकता नहीं है, पता है वो हाँ, तो फिर तैमूर मसला ये है कि वो रुकता नहीं। अगर आगे रोकने वाला ना होता तो उसको तो आगे फतेह हो जाना था। एक्चुअली ये जो दिस इज द पॉइंट। मैं जो आपका सवाल समझा हूँ घोड़ों के ऊपर, जब भी घोड़ों का जिक्र होता है मेरे यहाँ पर एक एंटी जंगे जाता है। जंगे जो है वो घोड़ों से जीती गई। हिंदुस्तानी घोड़ों की जो ब्रीड है उसको बहुत बुरा समझा गया, इसलिए घोड़ों को बाहर से जो है उनका निर्यात, मतलब उनको बाहर से लाया गया। और ये कहा जाता है कि इन घोड़ों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता था कि उन पर दौड़ते हुए, मतलब घोड़े का पानी हो जाना, जैसे घोड़ा पानी के ऊपर चलता है, मतलब इतनी तेज दौड़ रहा है कि वो पानी हो चुका है। और घुड़सवार और घोड़े के बीच में जो संबंध है वो इतना ज़्यादा गहरा है कि वो एक ही हो चुके हैं। घोड़ा जो है उसके खून को पहचान रहा है कि कितनी तेज़ी से जो है वो दौड़ रहा है उसकी रगों में, और घुड़सवार जो है वो घोड़े के खून को पहचान रहा है कि वो कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है उसकी रगों में। और घोड़े को ये पता है कि कब लगाम लगने वाली है, वो कब रुकेगा, और वो रुकेगा और रुकते ही तीर लेके इस तरीके से पीछे चलाया जाए। ये बहुत आप इस चीज़ के ऊपर अगर रिसर्च करें, इस चीज़ को पढ़ें कि मध्य एशिया को किस तरीके से रौंदा गया या जीता गया। खुद हिंदुस्तान का तख्त कैसे जीता पृथ्वीराज चौहान से, वो इसी तरीके से जीता कि ये लोग यहाँ महाभारत के ज़माने की जो युद्ध पद्धति थी वही चली आ रही थी, उसी को जो है वो चला रहे थे। पर ये जो मध्य एशिया के जो लोग थे ये इतना ज़्यादा लड़ कर आपस में निपुण हो चुके थे कि घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, तीरंदाज में ये पूरी तरीके से अपडेट है। और यहाँ के जो लोग थे उस पद्धति से अनजान। That is called maneuver warfare. हाँ, स्पीड। Even Hitler used it. अगर आप देखो तो हिटलर ने भी यूज किया था ब्लिट्जक्रीग के टाइम। भैया वो जब चलता था घोड़ा तो लोगों को ये लगता था कि ये भाग रहे हैं, डर कर नहीं भाग रहे होते थे, वो तीर को कमान पर चढ़ा रहे होते थे। और वो हल्का सा जो है उन्हें लगाम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वो उसको जोर देते थे अपनी थाई से, जो उसको इशारा करते थे, वो रुकता था। और वो जैसे ही घोड़ा रुकता था, हल्का सा रुकता था, वो मुड़ते थे और तीर मारते। वो जैसे ही देखते थे कि पीछे घुड़सवार जो है वो तीर की रेंज में आ गए, इस तरीके से जो है ये लोग युद्ध थे। खैर, बहरहाल, एनी अदर क्वेश्चन? चले। जो फिरोज शाह तुगलक का टूम वगैरह वो आगे है ना इसमें? फिरोज शाह तुगलक का टूम यही है। दैट यूनिवर्सिटी एंड आ गया था। फोटो ले
एक्चुअली यही है, अगर यहीं से अगर ये लेक के साथ साथ अगर आप जाएंगे कितना फोटोजेनिक तो यहाँ वो दीवार नजर आ जाएगी। यहाँ से अंदर जा सकते हैं। यहाँ से नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। नाउ इट्स अ टिकटेड मॉल और ये कहा जाता है फोटोजेनिक है, बैठ के अभी कहते तो हैं अगर आप इसको गूगल करें तो फौस्ता स्पोर्ट के नाम से लोग जानते कितना फोटोजेनिक है, बैठ के हैं। उस जमाने में ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था और इसमें धर्मशास्त्र से लेकर मैथमेटिक्स और ना जाने कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ाए जाते थे। हर तरह की जबानें